हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन हम लोगों ने ये पढ़ लिया है हीट ट्रांसफर में। अब हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में रेडिएशन की, और रेडिएशन हमें स्टार्ट करना था। आपको याद दिला दूं कि 3 बेसिक मोड ऑफ ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। पहला था कंडक्शन बाय वाइब्रेशन और बाय ऑक्सीलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल विदाउट एनी एक्चुअल मोशन। कोई एक्चुअल मोशन नहीं होता है। कन्वेक्शन विथ सम एक्चुअल मोशन। एंड रेडिएशन, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट वेव। There is no medium required for the propagation of wave. तो आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रेडिएशन ऑफ हीट, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हीट ट्रांसफर और इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। जैसे ये कोई बॉडी है और इस पे रेडिएशन आ रहा है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यही जो है हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, यही जो तरीका है, ये वे ऑफ हीट ट्रांसफर और रेडिएशन। ठीक, अब आप ये देखिए कि जब कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करता है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नो डाउट। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो रेडिएशन ये आता कहाँ से है? क्या सन के ही थ्रू रेडिएशन आता है? कहेंगे नहीं, हर एक लाइट एमिटिंग बॉडी से रेडिएशन आता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, उसको प्रीवोस्ट थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी, इफ a body of temperature greater than 0 केल्विन, यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, ग्रेटर देन 0 केल्विन, ओके नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा, 0 केल्विन, देन इट्स मेक रेडिएशन में रेडिएशन इन इट्स सराउंडिंग। वह अपने सराउंडिंग में रेडिएशन करे। ठीक है, ये प्रीवोस्ट की थ्योरी रही। जैसे ये जो बॉडी है, इसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, दिस वन इज द टीएस। टीएस स्टैंड फॉर सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। और ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वह 0 केल्विन से ज़्यादा है, यानी यह रेडिएशन चारों तरफ अपना देगा और इस बॉडी पे फॉल होगा। तो इस रेडिएशन को, या एमिटेड रेडिएशन बाय द सराउंडिंग, फॉल ऑन द surface of body and this radiation is absorbed by the body. Due to this its temperature rise. Okay, तो अब यदि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी यदि इस बॉडी का टेम्परेचर यदि 0 केल्विन से ज्यादा है, तो ये भी रेडिएट करेगा। यानी एक ही टाइम पे सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से जो हीट एमिशन हुआ है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वह एब्जॉर्ब भी करेगा और अपने टेम्परेचर पे वह
सराउंडिंग में हीट रेडिएट भी करेगा। इट मीन्स व्हाट, एट द सेम टाइम बोथ प्रोसेस विल कंटिन्यू। इट मीन्स व्हाट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एमिशन ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चलता रहता। क्यों? क्योंकि सबका टेम्परेचर 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब समझ लो बहुत कम टेम्परेचर हो गया ना। 0 केल्विन का सीधा सा मतलब है -273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी यदि इससे ज्यादा है, यानी -270 भी होगा, तभी वो रेडिएशन करेगा। अब डिपेंड करता है कि वह नेट रेडिएशन एमिट तो करेगा, और हो सकता है कि वह ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा हो, कम एमिट कर रहा हो, ये हो सकता है। भाई ज्यादा ले रहा होगा, दे कम रहा होगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो ज्यादा इस पर रेडिएशन पड़ेगा। यदि इसका टेम्परेचर कम है तो वह कम दे रहा होगा, यानी नेट हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। भाई देना लेना दोनों चल रहा है, पर यदि लेना ज्यादा है और देना कम है तो नेट क्या है, लेना है। और यदि ज्यादा एमिट कर रहा है और ले कम रहा है, यानी सरफेस पे कम आ रहा है, तो हम कहेंगे नेट हीट एमिट हो रहा है। दोनों ही बातें। ओके, साइंटिस्ट थे क्रिप्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। इन्होंने कहा एक गुड एब्जॉर्बर, बताता हूं किस बेसिस पे था, पहले स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। आर गुड एमिटर। समझिएगा, जो एक अच्छा एब्जॉर्ब करने वाला बॉडी होगा वो अच्छा एमिट भी करेगा। अब ध्यान देने वाली बात समझिए, जैसे कोई एक बॉडी है, उस पर जो एनर्जी इंसिडेंट हुई, पहले ये समझिए, चारों तरफ से इंसिडेंट हो रहा है, तो दिस वन इज द एनर्जी। अब जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है उसको पर सेकेंड पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ई या पावर पी आई हमने लिख दिया। दिस वन इज पी आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट एनर्जी। एनर्जी on the surface of body। ठीक, अब इस एनर्जी, अब ध्यान दीजिए इस एनर्जी का क्या होता है। जो भी एनर्जी आई इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इस एनर्जी का कुछ पार्ट ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस वन इज द पी ए। पी ए स्टैंड फॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। और कुछ एनर्जी जो देखो इससे आर पार निकल जाती है, यानी कुछ ऐसे वेवलेंथ की एनर्जी होती है या कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो इस बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वह ट्रांसमिट कर देता है, यानी पीटी हमने लिख दिया इसको, ट्रांसमिट। और कुछ ऐसे वेवलेंथ होते हैं जिसको बॉडी रिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसे ऐसे होते हैं जिसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी पी आर। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी वो तीन पार्ट में डिवाइड होगी, एब्जॉर्ब प्लस ट्रांसमिटेड और प्लस रिफ्लेक्टेड। अब आप हमें बताइए कि कौन सा एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी या एब्जॉर्ब एनर्जी, कौन सी एनर्जी इस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा? कौन से पार्ट की एनर्जी, कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द, बहुत अच्छा, एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ एनर्जी। ओनली पी ए यानी एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी will cause the rise in temperature।
ओनली एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ाता है। अब प्रश्न ये उठता है, ध्यान दीजिएगा, कि कोई बॉडी यदि पीए यदि उसका ज्यादा है तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। इफ पीए इज हाई, दिस इंप्लाई दैट उसका जो टेम्परेचर है वह भी तेजी से बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अभी हमने पढ़ा स्टेटमेंट कि जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से जितना ज्यादा होगा वह उतना ही रेडिएशन बनाएगा। तो एब्जॉर्ब होने के बाद जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद देन अगेन इट्स मेक रेडिएशन, इट्स मेक एमिशन। ये फिर एमिशन करता है, यानी एनर्जी बाहर निकालता है। ठीक, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाता है और एमिशन का प्रोसेस कंटिन्यूअस लगा रहता है। तो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और उतना ही ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उतना ज्यादा फिर एमिशन करेगा। इसी चीज को देखते हुए क्रिप्सचॉफ ने कहा कि गुड एब्जॉर्बर, यानी ज्यादा इसके लिए एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी यदि ज्यादा है तो वो अच्छा एमिशन भी करेगा, एमिटर भी ज्यादा अच्छा। ठीक, ए गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर। क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी बॉडी, भाई इस ब्रह्मांड में तो अनेकों टाइप की बॉडी है, अब कौन सी एक की एब्जॉर्बिंग या एमिटिंग कैपेसिटी किसकी अच्छी है किसकी कम है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे। तो इसके लिए एक आइडियल बॉडी का कंसेप्ट आया जिसको कहा गया ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी जो उस पे जो इंसिडेंट एनर्जी आए वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले और पूरा का पूरा एमिट भी कर दे, यानी एब्जॉर्बिंग और एमिशन कैपेसिटी बोथ आर परफेक्ट, बोथ आर आइडियल, और उस बॉडी को कहा गया ब्लैक। ठीक है, और उसी के सापेक्ष में, उसी के रिस्पेक्ट में और किसी बॉडी की इमिसिविटी, इमिट करने की क्षमता, एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्ब करने की क्षमता डिफाइन की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लैक। ठीक है, तो कोई भी जनरल बॉडी की इमिसिविटी या एब्जॉर्बिविटी ब्लैक बॉडी या आइडियल बॉडी के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। ब्लैक बॉडी, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यानी समझिए कि ये कोई एक ब्लैक बॉडी है, एब्रिविएट करके लिखते हैं B.B। ब्लैक बॉडी जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ, या पावर के फॉर्म में यदि लिखें पावर इंसिडेंट या एनर्जी पर यूनिट टाइम, इस पावर, तो पावर जो इंसिडेंट हुआ वह पावर वह पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी PI इज इक्वल टू PA and here whereas PT and PR is equal to 0। यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रांसमिटेड and this one is reflected। ट्रांसमिटेड पावर, रिफ्लेक्टेड पावर, या दोनों के दोनों ही 0 हो जाए। क्लियर। और जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वह पूरा का पूरा फिर आगे वह एमिट भी करता है, रेडिएट भी करता है। ठीक है, तो ये रहा परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बात करते हैं इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी। इमिसिविटी को हम लोग ई से डिफाइन करते हैं। दिस वन इज द रिलेटिव टर्म टू डिफाइन एमिट कैपेसिटी या एमिसिंग कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए जनरल बॉडी। यानी इमिसिविटी ई इज इक्वल टू पावर एमिट बाई ए जनरल बॉडी GB डिवाइड बाई पावर एमिट बाई ए B.B, यानी ब्लैक बॉडी।
एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग नहीं हो, यानी जो इस जनरल बॉडी का एनालिसिस कर रहे हैं एमिसिविटी जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का भी होना चाहिए एट सेम टेम्परेचर। इसको यदि फॉर्मुलाइज करें ऐसे, E इज इक्वल टू पावर एमिट, देखिए E, और ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में जनरल बॉडी, और डिवाइड बाय कैपिटल E लिख लेते हैं, चलिए ऐसे, और पावर एमिट बाय ब्लैक बॉडी बी डॉट, ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी होंगी, क्या है वो, कि इमिसिविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ध्यान दीजिए, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी BB इज इक्वल टू 1, क्योंकि जनरल बॉडी के जगह यदि ब्लैक बॉडी का ही ब्लैक बॉडी के सापेक्ष में देखेंगे तो वो तो हमेशा 1 आएगा, तो कि वो आइडियल बॉडी, परफेक्ट बॉडी, एंड एनी अनदर जनरल बॉडी, इसके अलावा कोई और यदि बॉडी हो, देन एमिसिविटी ऑलवेज लेस देन, हमेशा उसकी एमिसिविटी 1 से कम होगी, 0 से 1 के बीच में। किसी भी जनरल बॉडी की एमिसिविटी ब्लैक बॉडी कंपैरिजन में कम होगी और वो हमेशा 1 से कम। ओके, सेम कंसेप्ट पे एब्जॉर्प्टिविटी भी डिफाइन होता है, जरा देखिएगा। एब्जॉर्प्टिविटी को A से डिनोट करते हैं, एंड एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ए जनरल बॉडी इज डिफाइंड एज पावर एब्जॉर्ब by a general body divided by power absorbed by black body at same temperature। या इसको, इसकी जगह एक चीज और लिखा जा सकता है, जो पावर एब्जॉर्ब कहेंगे, पावर इंसिडेंट ऑन जनरल बॉडी, जो पावर इंसिडेंट होगा यदि जनरल बॉडी की जगह ब्लैक बॉडी होता तो पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता, वो दोनों वैल्यू बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेम यही, पावर एब्जॉर्ब बाय जनरल बॉडी डिवाइड बाय पावर, देखिए इसकी जगह जो डिनोमिनेटर में इंसिडेंट ऑन जनरल बॉडी, कितना इंसिडेंट हुआ और कितना एब्जॉर्ब किया, इसका रेशियो, ठीक है। अब यहां पे इसको फॉर्मूले में लिखें, देखो पावर PA एब्जॉर्ब बाय जनरल बॉडी डिवाइड बाय पावर एब्जॉर्ब बाय B डॉट B ब्लैक बॉडी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पावर एब्जॉर्ब बाय जनरल बॉडी डिवाइड बाय पावर इंसिडेंट, आई लिख रहा हूं मैं, ऑन जनरल बॉडी। इसको लिखने का आगे अभी क्या रोल है समझाऊंगा मैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। फॉर ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिविटी A इज इक्वल टू 1 एंड फॉर जनरल बॉडी GB एब्जॉर्प्टिविटी लेस देन, क्लियर। ये दोनों कंसेप्ट देखिए, एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, यह दोनों ही डिफाइन हो चुका है। वही स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ या स्टेफेंस लॉ क्या है ये, अभी तक हम लोगों जो पढ़ रहे थे वह एक एनालिसिस था, एक थ्योरेटिकल एनालिसिस था कि कितना हीट लिबरेट होगा, कितना हीट एब्जॉर्ब होगा,
और एक ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट बनाया हम लोग, और उसके रेस्पेक्ट में कोई जनरल बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना एमिट करेगा, उसका ए और ई फैक्टर हमने भी देखा। ठीक है, अब बात करते हैं कितना करेगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं। तो आइए, स्टेफेंस ने क्या कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पावर, या जो एनर्जी पर यूनिट टाइम रिलीज हो रहा है या रेडिएट हो रहा है फ्रॉम ए बॉडी यानी क्या, ब्लैक बॉडी। इन्होंने ब्लैक बॉडी पे अपना डिस्कशन किया, और उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि जो रेडिएशन पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। यानी फॉर ए ब्लैक बॉडी, फॉर ए बीबी बी डॉट बी, dq by dt, that one is the heat radiation या heat current, या वही सेम टर्म है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। dq by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 4, इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्होंने ये दिया। और कौन बातों पे प्रोपोर्शनेट करेगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, उस सरफेस, उस बॉडी का जो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वह एमिट करेगा। यानी यही दो फैक्टर होते हैं जिन पे किसी भी ब्लैक बॉडी का रेडिएशन या रेडिएशन पावर डिपेंड करेगा। तो अब dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दो फैक्टर से हुआ, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लिखते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा a इंटू टी टू दी पावर 4। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ब्लैक बॉडी के केस में डिफाइन किया गया है जब उसका टेम्परेचर T है, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड स्टेफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या इसको स्टेफेंस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्टेफेंस कांस्टेंट। ठीक है, स्टेफेंस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और यूनिट देखिए क्या बनेगा, तो यह हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, तो वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। ठीक, पर ये जो एनालिसिस है, यह ब्लैक बॉडी, यानी कोई ऐसी बॉडी जो कि ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे उसको, और इसका टोटल सरफेस एरिया इसका ए है, इससे जो हीट रेडिएट करेगा उसकी चर्चा हो रही है। सिर्फ रेडिएशन की जो एमिट कर रहा है उसकी बात हो रही है, और वह कितना, जब उसका टेम्परेचर T है तब की बात हो रही है। तो यह टोटल पावर एमिशन होगा जब टेम्परेचर T होगा, उसका एरिया ए होगा। किसी भी जनरल बॉडी के केस में इमिसिविटी कैसे, कितना पावर एमिट करेगा, अब ये समझिए। ये देखिए, आपने ये ब्लैक बॉडी लिया है, इसका एरिया ए है और इसका टेम्परेचर T है, और यह कितना पावर एमिट करेगा, तो P वही dq बाई dt ही है, तो dq बाई dt या हम P लिख दें, एमिशन इज इक्वल टू सिग्मा ए और उसका टेम्परेचर टू द पावर 4। ठीक है, दिस वन इज द पावर एमिट बाई E एमिट बाई ब्लैक बॉडी Pv एट टेम्परेचर T। अब हम कहें कि यहां पे ब्लैक बॉडी ना होके सेम यही बॉडी है, और यह जनरल बॉडी है, पर आइडियल बॉडी नहीं है, पर इसका टेम्परेचर T है, एरिया A है, तो यह कितना पावर एमिट करेगा, है ना, इसको कितना पावर एमिट करना चाहिए यदि यह जनरल बॉडी है, तब आइडियल बॉडी नहीं है। तभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला ई इमिसिविटी इज इक्वल टू पावर एमिट बाय जनरल बॉडी। एमिसिविटी वाले टर्म में चले जाइए, अभी हमने पढ़ा है आपको, और पावर एमिट बाय ब्लैक बॉडी एट सेम टाइम। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हैं पावर एमिट बाय जनरल बॉडी इज इक्वल टू ई इंटू पावर एमिट बाय ब्लैक बॉडी।
यानी उसी टेम्परेचर पे कितना ब्लैक बॉडी कर रहा, उसमें इस बॉडी के इमिसिविटी ई दे रखा है, इस बॉडी की इमिसिविटी दे रखा है। यहां पे इमिसिविटी बराबर 1 यूज करते हैं क्योंकि ये ब्लैक बॉडी, और यहां पे एक से कम वैल्यू होगी 0.6 0.4 जो भी होगा वो पुट कर लेंगे। तो फार्मूला हो गया आपका ई, और बाकी ये वैल्यू ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4। This one is the power emit, PE by जनरल बॉडी। ये लीजिए, ये फार्मूला बना। यानी इसी फार्मूले में जो स्टेफेंस ने दिया था बाय इट्स एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट से दिया उसी में यदि ई से मल्टीप्लाई कर दे, ई यानी इमिसिविटी फैक्टर फॉर दैट गिवन बॉडी या दैट जनरल बॉडी, उससे यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वह पावर एमिशन उस जनरल बॉडी का आ जाएगा। तो पीई इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू दी पावर। अब बात आती है एब्जॉर्प्टिविटी की, रेट नेट हीट एमिशन या नेट हीट एब्जॉर्प्शन, वो तो बाद में देखेंगे। और यदि मैं ऐसे दूं, देखिए हाउ मच heat radiation by a body of temperature 27 degrees Celsius of area 1 millimeter square, बहुत छोटा है, and 10 millimeters, and emissivity is equal to 0. कैलकुलेट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया मैंने, फार्मूला बेस्ड। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए हमें। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। ई की वैल्यू 0.6, एरिया 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू सिग्मा 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8, एंड 27 को कैलविन में तो 300 टू दी पावर 4। कैलकुलेशन आपके एंड पे, आप खुद कीजिएगा। बात कर रहे हैं नेट रेट ऑफ हीट एमिशन फ्रॉम ए बॉडी, किसी बॉडी से कितना हीट एमिट होगा। अब जरा देखिए, नेट हीट की बात, यहां पे तो एमिशन निकाला, नेट नहीं निकाला। सुनिए, यदि कोई बॉडी है जनरल बॉडी जिसका टेम्परेचर T है, तो वह कितना एब्जॉर्ब करेगा। ओके, वह एब्जॉर्ब करेगा, वह डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर, जो कि टीएस है। और टीएस टेम्परेचर, जिसमें सराउंडिंग टेम्परेचर, यह भी 0 केल्विन से ज्यादा है, और बॉडी का भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। तो एक ही टाइम पे दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे। सराउंडिंग के द्वारा जो रेडिएशन हो रहा है उस बॉडी पे फॉल हो रहा होगा और बॉडी से अब्जॉर्ब कर रहा होगा, साथ में इस अपने टेम्परेचर T से यह बॉडी रेडिएट भी कर रहा होगा। यानी एक टाइम पे वह रेडिएशन भी है और एक टाइम पे एब्जॉर्प्शन भी है, यह दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चल रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि हीट इंसिडेंट कितना पड़ रहा है। इंसिडेंट यानी जो रेडिएशन एमिट करेगा सराउंडिंग, उसके थ्रू। तो हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी
कितना होगा, जरा ये समझिए। तो जब भी सराउंडिंग की बात करेंगे तो जनरली सराउंडिंग को ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। दिस इंप्लाई दैट उसकी इमिसिविटी को हम लोग 1 कंसीडर। तो कितना हीट जाएगा तो कहेंगे dq by dt, दिस वन इज द पावर इंसिडेंट I, तो सरफेस इज इक्वल टू एरिया, इसका ए ही लेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, ई की वैल्यू 1, ए है आपका एरिया ए, और ई ए सिग्मा टेम्परेचर इसका टीएस टू द पावर 4। अभी आप ये निकालिए कि सराउंडिंग कितना हीट रेडिएट करेगा, तो सिग्मा टीएस के पावर 4, और यह रेडिएशन कितने एरिया पे जाएगा, तो ए एरिया पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना जाएगा। यह पावर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी कहें, या टोटल पावर रेडिएशन बाई सराउंडिंग, कहेंगे दिस वन इज द dq by dt बाई सराउंडिंग, या यह रेडिएशन है, रेडिएशन बाई सराउंडिंग, या सराउंडिंग के द्वारा रेडिएशन है जो कि इसके सरफेस पे पड़ेगा, उसकी बात की। ठीक है, और इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स द पावर इंसिडेंट ऑन जनरल बॉडी, यही है पावर इंसिडेंट ऑन जनरल बॉडी। अब सुनिए, अब हम बात करेंगे पावर एब्जॉर्ब, ए की बात करें, एब्जॉर्बिविटी, ए इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब बाई जनरल बॉडी डिवाइड बाई पावर एब्जॉर्ब, या सॉरी इंसिडेंट ऑन जनरल बॉडी। अभी हमने ये एब्जॉर्बिविटी वाला, आप सेक्शन पीछे पलट कर देख लीजिए, अभी मैंने पढ़ाया आपको। तो ये जो जनरल बॉडी है, यह कितना, ये तो भाई उस पर पड़ेगा ना, इंसिडेंट होगा, पर उसमें से कितना ये एब्जॉर्ब करेगा, ये फैक्टर है। दिस इंप्लाई दैट पावर एब्जॉर्ब बाई जनरल बॉडी इज इक्वल टू ए इंटू पावर इंसिडेंट ऑन जनरल बॉडी। ध्यान से समझिएगा, मैं लिख रहा हूं डी, इसको लिखता हूं dq by dt एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू ए, और ये वाली जो वैल्यू है पूरा अभी हमने जो लिखा, ये ए कैपिटल ए सिग्मा टीएस टू दी पावर 4। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कि कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार देख लीजिए इसे। ए कैपिटल ए टीएस टू दी पावर 4। टीएस ध्यान देंगे कि जब एमिशन की बात होती है तो बॉडी का टेम्परेचर के पावर 4 रखते हैं, और यदि एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के पावर 4 रखते हैं। यानी जहां से रेडिएशन आया उसके पावर 4, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्रिर्चॉफ, क्रिर्चॉफ को दिमाग में रखते हुए, अकॉर्डिंग टू क्रिर्चॉफ्स लॉ, अब क्रिर्चॉफ लॉ के दिमाग में रखते हुए dq by dt, ध्यान दीजिएगा मैं पेन चेंज कर रहा हूं, जिसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया होता है उसका एमिशन भी बढ़िया होता है। यानी किसी दिए हुए बॉडी के लिए E और A दोनों की वैल्यू लगभग बराबर होती है। यानी यदि एक की वैल्यू 0.6 है तो लगभग उसकी भी वैल्यू 0.6 से बहुत कम डिफरेंस के साथ होगी, यानी उन दोनों को बराबर लिखा जा सकता है। यानी पावर एब्जॉर्प्शन के भी केस में हम यदि ऐसा लिख देते हैं कि E A सिग्मा TS के पावर 4, तो ये भी गलत नहीं होगा। यदि A नहीं दिया है, E ही दिया है,
तो वो भी वैल्यू लिखा जा सकता है, क्योंकि E और A दोनों ही कंपेरेबल होता है किसी दिए हुए बॉडी के लिए। जैसे ब्लैक बॉडी को ही ले लें तो E बराबर 1 होता है और A बराबर भी 1 होता है। यदि मैं बात करूं नेट रेट ऑफ हीट एमिशन या नेट रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, दोनों की वैल्यू, इसमें देखिए दो चीजें हैं। यदि बॉडी ये दिया हुआ टेम्परेचर ये है, तो अभी हमने पढ़ा dQ बाई dt नेट एमिशन E इज इक्वल टू, ये जनरल बॉडी के केस में लिखा हमने E A सिग्मा और इसका टेम्परेचर T है T टू दी पावर 4, और साथ में dQ बाई dt एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू E A सिग्मा E, या पहले ऐसे लिख लीजिए आप, A कैपिटल A सिग्मा TS टू दी पावर 4, और A को हम E से भी रिप्लेस कर सकते हैं, E A सिग्मा TS टू दी पावर 4 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। तो ये रहा टोटल एमिशन, ओके, और ये रहा टोटल एब्जॉर्प्शन। अब इसमें दो बातें हैं। अब हीट वह टोटल एमिट भी करेगा, हीट टोटल एब्जॉर्ब भी करेगा, और साइमल्टेनियस हो रहा है। मान लो 10 जूल पर सेकंड ले रहा है और 5 जूल पर सेकंड निकाल रहा है, तो टोटल कितना ले रहा होगा या दे रहा होगा। तो यहां पे बात करते हैं पहला केस, इफ केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है, इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज ग्रेटर देन बॉडी टेम्परेचर। यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर यदि बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, देन दिस इंप्लाइज दैट नेट हीट एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा। जल्दी से बताओ, नेट हीट एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा। कहेंगे सराउंडिंग का यदि ज्यादा है तो ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा, तो नेट हीट एब्जॉर्ब होगा, और नेट हीट यदि एब्जॉर्ब होगा तो क्या लिखे जा सकता है इसको, तो लिख सकते हैं हम लोग dQ बाई dt ओके, नेट एब्जॉर्प्शन, नेट NET नेट एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू dQ बाई dt एब्जॉर्प्शन माइनस dQ बाई dt एमिशन। और यह वैल्यू किसके बराबर आएगी, यह भी देखिए, जो फैक्टर कॉमन होगा, देखिए ई ए सिग्मा कॉमन हो जाएगा, ई ए सिग्मा टी एस टू दी पावर 4 माइनस टी टू दी पावर 4, ये देखिए फॉर्मूला आ गया। इसको बोल सकते हैं कि नेट रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, नेट रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस को हम लोग इधर डील करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं सेकेंड, इफ बॉडी का टेम्परेचर यदि सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, का मतलब क्या, दिस इंप्लाई दैट नेट हीट बाहर निकलेगा, तो नेट हीट एमिशन। अब नेट हीट कितना एमिट करेगा उसको डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं मैं, dQ बाई dt नेट एमिशन E इज इक्वल टू, और यहां पे लिखना होगा हमें नेट एमिशन, नेट एमिशन इज इक्वल टू, अब दिस माइनस दिस होगा, E A सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4, ये लिख, बहुत ही माइनर डिफरेंस है इन दोनों में।
यहां पे जब नेट एब्जॉर्प्शन होगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर पहले आएगा, और यदि नेट एमिशन होगा तो बॉडी का टेम्परेचर पहले आएगा। कभी कभी यदि एमिशन की यदि बात करें और कहेगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम है या इग्नोर करिए, तो उस केस में जो नेट एमिशन होगा वह एमिशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर जीरो, कोई एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस केस में, ठीक है। तो यहां पे बात हो गई नेट रेट ऑफ हीट एमिशन और एब्जॉर्प्शन, दोनों की चर्चा हो गई। कितना कोई बॉडी हीट रेडिएट करेगा जब उसका टेम्परेचर T है, और सराउंडिंग में जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है। अब बात होती है रेट ऑफ कूलिंग एंड रेट ऑफ हीटिंग। जब नेट हीट बाहर निकलेगा या तो क्या होगा, मान लेंगे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, और नेट हीट बाहर निकलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। उस समय बात करेंगे रेट ऑफ कूलिंग, ठंडा हो रहा है, कितने रेट से ठंडा हो रहा है। और जब बॉडी का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो नेट हीट एब्जॉर्ब होगा, तो उस समय बात करेंगे रेट ऑफ हीटिंग की। तो रेट ऑफ हीटिंग एंड रेट ऑफ कूलिंग, या दोनों ही कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और आप लोग पढ़ के आइएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कंसेप्ट, जरा पढ़ के आप आइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू। ऑन H2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2On पर बने रहिए।